हेलो स्टूडेंट्स, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। उसमें जो लास्ट वीडियो में हमने मेनिंजाइटिस के बारे में बात की थी कि किस तरह से मेनिंजीज में इन्फ्लामेशन को मेनिंजाइटिस कहा जाता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मेनिंजाइटिस को कॉज कर सकते हैं, उसके बारे में हमने जाना था। उसके बाद हमने देखा था कि मेनिंजाइटिस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। उसमें देखा था हमने बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, उसके बाद हमने देखा था ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, और जो लास्ट में हमने देखा था वो था एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस। सबसे पहला जो टाइप हमने देखा था मेनिंजाइटिस का वो था बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, या जिसे हम पायोजेनिक मेनिंजाइटिस कहते हैं। आज हम पायोजेनिक मेनिंजाइटिस को किस तरह से डायग्नोस किया जा सकता है उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे, और किस तरह से पायोजेनिक मेनिंजाइटिस को मैनेज किया जा सकता है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं पायोजेनिक मेनिंजाइटिस की डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। द डायग्नोसिस इज कंफर्म्ड बाय लंबार पंक्चर एंड सीएसएफ स्टडी। दोनों तरीकों से, लंबार पंक्चर और उसके द्वारा जो सीएसएफ एग्जामिनेशन है, इससे हम पायोजेनिक मेनिंजाइटिस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। सीएसएफ में क्या क्या परिवर्तन आएंगे जिसके द्वारा हम कह सकें कि ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। तो इसमें सबसे पहले जो देखा जाएगा वो है इंक्रीज्ड प्रोटीन लेवल मोर देन 100 mg/dl। सीएसएफ में प्रोटीन का जो स्तर है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी अधिक हो जाएगा। सीएसएफ में शुगर का स्तर डिक्रीज होगा जो कि 40 mg/dl से भी कम हो जाएगा। इस तरह के परिवर्तन सीएसएफ में दिखाई देने पर हम पायोजेनिक मेनिंजाइटिस को डायग्नोस कर सकते हैं। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम सीएसएफ एग्जामिनेशन एंड कल्चर। जब सीएसएफ को हम एग्जामिन करेंगे और सीएसएफ का जब कल्चर मीडियम में उसको हम कल्चर करते हैं तो हम उसमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है, जो कि पायोजेनिक मेनिंजाइटिस की कंडीशन को क्रिएट कर रहा है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर इज एलिवेशन ऑफ सीएसएफ प्रेशर मोर देन नॉर्मल। सीएसएफ का जो नॉर्मल प्रेशर है उससे ये प्रेशर और अधिक बढ़ जाएगा। ये भी एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जिससे कि हम पायोजेनिक मेनिंजाइटिस को डायग्नोस कर सकें। Other diagnostic approaches are CT scan, non-specific test like C-reactive protein, CSF lactic acid level and PCR। इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक अप्रोच हैं उसमें हमने देखा है CT स्कैन इसमें कारगर हो सकती है। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में जैसे कि C-reactive प्रोटीन, हम ब्लड में C-reactive प्रोटीन के स्तर की जांच करके भी पायोजेनिक मेनिंजाइटिस को डायग्नोस कर सकते हैं। CSF में हम लैक्टिक एसिड के लेवल को एसेस करके भी पायोजेनिक मेनिंजाइटिस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके द्वारा भी पायोजेनिक मेनिंजाइटिस को डायग्नोस किया जा सकता है। ये जो मैंने आपको बताया सीएसएफ में लैक्टिक एसिड का लेवल, ये मेनली जो मेनिंजाइटिस की कंडीशन है, इस कंडीशन में हमेशा सीएसएफ के लैक्टिक एसिड जो लेवल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वेरी होती रहती है। सीएसएफ में लैक्टिक एसिड लेवल को जब हम एसेस करते हैं तो उसमें हम उसके अमाउंट के आधार पर, उसकी प्रेजेंस के आधार पर हम मेनिंजाइटिस को बांट सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने लिखा हुआ है, देखिए आप, 3 मिलीमोल पर लीटर से भी यदि कम आपको लैक्टिक एसिड का लेवल दिखाई देता है तो उसे एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस को डायग्नोस किया जाता है। यदि सीएसएफ में लैक्टिक एसिड का लेवल 3 to 6 मिलीमोल पर लीटर है तो वो पार्शियली ट्रीटेड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के द्वारा ट्रीट किया जाता है। और यदि 6 मिलीमोल पर लीटर से भी अधिक लैक्टिक एसिड का लेवल सीएसएफ में यदि है तो उसे हम एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के तौर पर, यानी कि पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के तौर पर डिटेक्ट कर पाते हैं। रूटीन एग्जामिनेशंस में हम ब्लड एग्जामिनेशन कर सकते हैं, यूरिन एनालिसिस किया जा सकता है, स्कल एक्सरे भी इसमें उपयोगी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, और साथ में चेस्ट एक्सरे भी इसमें हम देख सकते हैं। में हेल्पफुल टू डिटेक्ट एसोसिएटेड पैथोलॉजी, इसके द्वारा हमें मेनिंजाइटिस से एसोसिएटेड जो पैथोलॉजी हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मेनिंजाइटिस को डायग्नोस हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है मैनेजमेंट। किस तरह से हम पायोजेनिक मेनिंजाइटिस को मैनेज करें। द कॉमनली यूज ड्रग्स आर पेनिसिलिन। सबसे ज़्यादा जो यूज की जाने वाली ड्रग है पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में वो पेनिसिलिन है,
4 to 5 lakhs यूनिट पर केजी पर डे। 4 से 5 लाख यूनिट हम बच्चे के वजन के हिसाब से पर केजी प्रतिदिन हमें देनी है 4 आवरली, लगभग 4 घंटे के अंतराल में। और सिफोटैक्सिम, पेनिसिलिन के अलावा जो ऑप्शन है वो सिफोटैक्सिम है, जिसकी डोज रहेगी 200 mg पर केजी पर डे 8 आवरली IV इन्फ्यूजन के तौर पर हमें इसे देना होगा। और सेफ्ट्राइक्सोन, या फिर हम सेफ्ट्राइक्सोन भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी डोज रहेगी 150 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन, जो कि BD यानी कि दिन में 2 बार हम देकर पायोजेनिक मेनिंजाइटिस की जो कंडीशन है उसे मैनेज कर सकते हैं। एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, एमिकासिन और क्लोराम्फेनिकोल कैन आल्सो बी यूज डिपेंडिंग अपॉन द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको जब कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पढ़ाए थे मेनिंजाइटिस के, तो उसमें आपने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखे थे, तो उसके आधार पर हम एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, एमिकासिन या क्लोराम्फेनिकोल का प्रयोग भी मेनिंजाइटिस को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं। यह निर्भर करेगा कि जो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है उसके पीछे का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम इन ड्रग्स को एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स डेक्सामेथासोन 0.15 मिलीग्राम पर केजी every 6 hours IV is administered in severely ill patient with shock and to prevent neurological complication। हमें पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन से भी बचाना है, और यदि सीवियरली इल पेशेंट है यानी कि सीवियर कंडीशन में सफ़र कर रहा है, जैसे कि शॉक की कंडीशन की वजह से मेनिंजाइटिस कॉज हुआ है, तो उसके लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिसमें कि डेक्सामेथासोन हम 0.15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम हर 6 घंटे के अंतराल में IV एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। ऑस्मोटिक डायूरेटिक थेरेपी इज गिवन विद मैनिटॉल 20%। डायूरेटिक्स में हम 20% मैनिटॉल की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसकी डोज रहेगी 0.5 mg पर केजी एवरी 4 to 6 आवर्स, और ये IV रूट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा। एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स डाइजेपाम 0.3 mg पर केजी इज गिवन टू मैनेज कन्वल्जन। जैसा कि हमने देखा था कि कन्वल्जन की कंडीशन जो है वो भी इसमें क्रिएट हो सकती है, तो एंटी कन्वल्सिव ड्रग के तौर पर हम इसमें डाइजेपाम दे सकते हैं, जिसकी डोज 0.3 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम के अकॉर्डिंग हमें रखनी है। वैसोप्रेसर्स लाइक डोपामिन मे बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ हाइपोटेंशन। यदि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत कम है, हाइपोटेंशन की कंडीशन इसमें आ रही है, तो हम वैसोप्रेसर्स जैसे कि डोपामाइन हम इसमें एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। अदर सपोर्टिव मैनेजमेंट इंक्लूड्स मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो और सपोर्टिव मैनेजमेंट में इसमें हमें देखना है वो एक तो पेशेंट का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है उसे रेगुलेट करना है बाय IV फ्लूइड थेरेपी, जिसके लिए हम IV फ्लूइड थेरेपी एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। एंटीपायरेटिक्स, यदि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो रेज है, इंक्रीज है, तो एंटीपायरेटिक्स हमें देने हैं। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, ताकि पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके, उसके लिए NG ट्यूब फीडिंग हमें करवानी है। एंड विटामिन सप्लीमेंटेशन, ये सब सपोर्टिव मैनेजमेंट के तौर पर हम मेनिंजाइटिस के पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए हम इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देख सकते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। एज ए नर्स, व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द मेनिंजाइटिस। सबसे पहले हम देखिए, इन जनरल द नर्सिंग मैनेजमेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद रेस्ट एंड कंफर्टेबल पोजिशन इन रेल कोट बेड विद काम क्वाइट नॉइज फ्री एनवायरनमेंट। जो जनरल नर्सिंग मैनेजमेंट है इसमें मेनली सबसे पहले पेशेंट को रेस्ट और कंफर्टेबल पोजीशन उसे प्रोवाइड करवानी है। रेल कोट बेड का इस्तेमाल करना है ताकि कन्वल्जन जैसी कंडीशंस में फर्दर इंजरी से प्रिवेंट किया जा सके। पेशेंट के लिए बिल्कुल शांत और नॉइज फ्री एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करवाना है। इंपॉर्टेंट नर्सिंग मेजर्स इंक्लूड चेंज ऑफ पोजीशन। जो इंपॉर्टेंट जो नर्सिंग मेजर्स हैं यानी कि जो नर्सिंग टेक्निक्स आपको यूज करनी है, उनमें सबसे पहला काम है आपका चेंज ऑफ पोजीशन, ताकि किसी भी तरह की प्रेशर सोर की कंडीशन से बचा जा सके। इसके लिए पेशेंट को रेगुलर इंटरवल पर पोजीशन चेंजिंग करवानी है। क्लियरिंग ऑफ एयरवे बाय रिमूविंग ओरोफेरेंजियल सीक्रेशन। एस्पिरेशन की कंडीशन से बचने के लिए ओरोफेरेंजियल सीक्रेशन के द्वारा आपको एयरवे क्लीनिंग करनी है। ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करवानी है। टिपिड स्पॉन्ज इन केस ऑफ फीवर फॉर रिडक्शन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए आप टिपिड स्पॉन्ज बाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं
ताकि पेशेंट का जो टेम्परेचर है उसे रेगुलेट किया जा सके। मेंटेनेंस ऑफ आईवी फ्लूइड थेरेपी। आईवी फ्लूइड थेरेपी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एडमिनिस्टर करवाई जा रही है पेशेंट को, उसको मेंटेन रखना है। एनजी ट्यूब फीडिंग हमको मॉनिटरिंग करते रहनी है। डाइटरी सपोर्ट पेशेंट को देना है एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, और जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई हैं उन्हें एडमिनिस्टर करवाना, ये भी नर्सिंग मैनेजमेंट का हिस्सा है। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। पेशेंट के पर्सनल हाइजीन का हमें ख्याल रखना है, जिसमें कि स्पेसिफिक स्किन केयर, स्पेसिफिक माउथ केयर और स्पेसिफिक आई केयर हमें पेशेंट को प्रोवाइड करवानी है। एंड ब्लैडर एंड बाउल फंक्शंस आर आल्सो सिग्निफिकेंट। और पेशेंट के ब्लैडर यानी कि उसके यूरिनेशन और उसका जो डेफिकेशन प्रोसेस है उसको हमें मॉनिटर करते रहना है और कोशिश करनी है कि ये सब रेगुलेशन कंट्रोल में रहे। प्रिवेंशन ऑफ इंजरी एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट्स कंडीशन। किसी भी फर्दर इंजरी से पेशेंट को बचाने की जिम्मेदारी एज ए नर्स आपकी है, और साथ में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग आपको पेशेंट की कंडीशन की रखनी है ताकि किसी तरह की फर्दर इंजरी और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस से पेशेंट को प्रिवेंट किया जा सके। तो आज की वीडियो में हमने पायोजेनिक मेनिंजाइटिस को किस तरह से डायग्नोस किया जा सकता है उसके बारे में देखा। मेनली इसमें हमने CSF एग्जामिनेशन के बारे में देखा कि किस तरह के चेंजेस के द्वारा हम मेनिंजाइटिस की कंडीशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है, और लास्ट में हमने नर्सिंग मैनेजमेंट की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।